जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने मूल अधिकार देखे थे जो भाग 3 था। ये भी हमारे अब भाग 4 को देखेंगे जो हमारे क्या है, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व और फिर जो भाग 3 था उसमें भी अधिकारों की बात की गई थी, मतलब वो हमारे मूल अधिकार थे। और नीति निर्देशक हैं, ये भी एक तरह के अधिकारी ही हैं जो हमारे संविधान बना था उस समय जो संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, उन्होंने कहा था कि जो अधिकार हैं उनको 2 कैटेगरी में रखो। एक ऐसे जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए हो और हमेशा रहें, ताकि व्यक्ति अपना जीवन बहुत अच्छा और बेहतरी से व्यतीत कर सके। जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो ऐसे होते हैं, वो बने हैं, ये पूरे समाज के लिए बने होते हैं। लेकिन क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व राज्य पे लागू होते हैं, राज्य की मर्ज़ी से चलते हैं, राज्य जहाँ चाहता है वहाँ चलते हैं। तो इसको हम देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें लिखा है, इसे भाग 4 के अनुच्छेद 61 से लेकर 51 तक रखा गया है। और ये कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। लेकिन यूपीएससी में सवाल पूछा गया था कि आयरलैंड ने DPSP कहाँ से लिया था। तो आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। मतलब हम 3-4 बातें देखी इसमें। जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं जिसे DPSP कहते हैं, ये हमारे कहाँ से, किसमें? भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन से लिया था। ठीक, ये ऐसे तत्व हैं जो देश के लिए आवश्यक हैं, किंतु संविधान बनाते समय सरकार के पास इतना धन या फिर संसाधन नहीं थे कि इन सबको उपलब्ध करा दे। तो इसलिए फिर सरकार ने क्या किया, तो ये DPSP फिर इनका मतलब ये निकला कि ये सरकार की इच्छा पर निर्भर करेंगे। मतलब सरकार की अगर मर्ज़ी होगी तो ये अधिकार आपको मिलेंगे, सरकार की मर्ज़ी नहीं होगी तो आपको ये अधिकार नहीं मिलेंगे। जिस कारण KT साहा एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व उस चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक अपनी मर्ज़ी के अनुसार करता है। मतलब क्या है, अगर आप आप मालिक हैं अपने एक खाते के, उसमें आप चेक तो भर के दे सकते हैं, लेकिन वो बैंक की मर्ज़ी रहेगी कि वो बैंक उसको पैसा देगी या नहीं देगी, ये बैंक की मर्ज़ी रहेगी। इसलिए KT साहा कहते हैं कि जो DPSP मतलब नीति निर्देशक तत्व हैं वो उस चेक के समान है जिसका भुगतान अगर बैंक की मर्ज़ी होगी तभी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। ठीक, नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। ठीक, अब क्या बात करता है, सबसे पहले अनुच्छेद 36 देखते हैं हम। अनुच्छेद 36 में परिभाषा दी है किसकी? राज्य की। राज्य की परिभाषा का मतलब ये है राज्य की नीतियाँ क्या होंगी, उसको चलाना कैसा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब राज्य क्या क्या होता है उसको समझिए पहले। राज्य जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, या फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गई, या फिर जो बिजली विभाग होता है, बिजली विभाग भी अपने आप में एक राज्य है। भारतीय रेलवे अपने आप में एक राज्य है, क्योंकि जिसका एक सीमित दायरा होता है और उसी दायरे में और फिर जिस चीज़ का दायरा होता है एक सीमित, वो अपने कानून बना सकती है, अपने हिसाब से चला सकती है, वो सब क्या होते हैं? राज्य होते हैं। तो यही सब परिभाषित करता है क्या चीज़? अनुच्छेद 36। ठीक, अनुच्छेद 37 देखते हैं क्या कह रहा है। अनुच्छेद जो 37 है वो कहता है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। मतलब फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स में अगर जहाँ भी थोड़ी बहुत भी ऊंच नीच होती है तो आप डायरेक्ट अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन क्या है, जो फंडामेंटल राइट्स तो वो हो गए जो दूसरे अधिकार हमें दिए थे संविधान सलाहकारों ने उस समय, जिसको DPSP कहते हैं, उसके लिए हम कभी भी कोर्ट नहीं जा सकते। जिसका मतलब है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होगा, ना ही ये बाध्य होगा। मतलब आप जो DPSP हैं वो गवर्नमेंट की मर्ज़ी के ऊपर है, या फिर जो भी संस्था है, जो भी राज्य है, उस पर डिपेंड करता है वो किस प्रकार से देगी, कब नहीं देगी, कब हटा लेगी, ये सब उसकी मर्ज़ी पे होगा। इसमें डिबेट भी, मतलब वाद योग भी नहीं है, इस पर कभी डिबेट भी नहीं हो सकती। ये किस में बात करता है? अनुच्छेद 37 में। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 38 देखते हैं हम। अनुच्छेद 38 में कहता है लोक कल्याण की अभिवृत्ति, मतलब सरकार जनता का कल्याण करेगी। जो जनता है उसके मतलब DPSP का मतलब ये था
कि डीपीएसपी संविधान है हमारा, वो राज्य को ये अधिकार देती है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करके हमेशा अपनी जो जनता है, जो लोकतंत्र हम जो लोग रहते हैं उन सबके कल्याण में करेगी। जैसे सामाजिक न्याय करेगी, आर्थिक न्याय करेगी। आर्थिक न्याय कैसे करेगी? राशन कार्ड बनाएगी। राशन कार्ड जैसे गरीब व्यक्ति को 2 रुपये किलो गेहूँ मिल जाता है, 3 रुपये किलो चावल मिल जाता है, ऐसे ही अमीर व्यक्ति को नहीं मिल सकता ना। ये आर्थिक न्याय हो गया। राजनीतिक न्याय आपको मिलेगा डीपीएसपी के अंतर्गत। आप अपनी पार्टी बनाइए, इलेक्शन लड़ लीजिए, ये सब आपको किस में मिलता है? डीपीएसपी से मिलता है। अनुच्छेद 38 में बात करता है इसकी। उसके बाद अनुच्छेद 39 क्या कहता है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 39 कहता है समान काम के लिए वेतन की बात करता है। अब वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, अगर कोई काम है, जैसे किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं 2 लोग, किसी एक ही पोस्ट पर हैं दोनों, एक पे महिला है और एक पे पुरुष है, लेकिन अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि महिला को कम वेतन दिया जाए और पुरुष को ज़्यादा वेतन दिया जाए। तो उसमें डीपीएसपी में अनुच्छेद 39 में बात करता है कि समान काम के लिए अगर एक ही पोस्ट पर हैं दोनों, तो दोनों को समान वेतन दिया जाएगा। अब एक भाई साहब थे, उन्होंने क्या किया, वो प्राइवेट स्कूल में जॉब करते थे, वो गए सुप्रीम कोर्ट, बोले कि हम प्राइवेट में जॉब करते हैं, हमको 10,000 रुपये मिलता है, जबकि एक गवर्नमेंट टीचर को 60,000 रुपये मिलता है। तो कोर्ट बोले बेटा इधर आओ पास में हमारे, हम तुमको समझाते हैं। सबसे पहली बात, तुम डीपीएसपी के अंतर्गत आए हो, इसका मतलब तुम तो यहाँ आ नहीं सकते थे। और दूसरी बात, जो वेतन देने की बात है वो आप किस राज्य पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक गवर्नमेंट स्कूल का अपना दायरा होता है, वो उसको स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसको पैसा देती है। अब स्टेट गवर्नमेंट में जैसे गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें अगर एक शिक्षक है और एक शिक्षिका है, तो उन दोनों को समान वेतन मिलेगा। जबकि ऐसा ही प्राइवेट स्कूल में होगा, एक शिक्षक है और दूसरी शिक्षिका है, तो उन दोनों को भी समान वेतन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को समान वेतन मिल जाए, क्योंकि जो गवर्नमेंट वाला है उसके अपने अलग दायरे नियम हैं, जो प्राइवेट वाला है उसके अपने अलग दायरे नियम हैं। इसलिए इस अनुच्छेद 39 में क्या बात हमने समझा, क्या बात करता है? समान काम के लिए समान स्त्री, और वो समान काम के लिए समान वेतन, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक। अनुच्छेद 39 का क, जहाँ भी क ख ग घ लगा हुआ हो तो तुरंत समझ आइए कि ये संविधान बनने के बाद कभी भी फिर संशोधन हुआ होगा तब जोड़ा गया है इसको। ठीक। तो इसमें क्या है, अनुच्छेद 39 के क में इसमें कहता है निःशुल्क विधि मतलब कानूनी सहायता दी जाएगी। इसको अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब डीपीएसपी में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति को जो कानूनी सहायता है वो फ्री में दी जाएगी। कोई व्यक्ति कहीं भी जाएगा तो अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए कोई काम कर रहा है, अब किसी को लीगल एडवाइस चाहिए या फिर कोई कानूनी सहायता चाहिए, तो उसको वो निःशुल्क दी जाएगी। ये किसमें? 39 के क में बात करता है। अनुच्छेद 40 में बात क्या करता है? ग्राम पंचायतों का गठन। अब इसमें क्या मामला था? अनुच्छेद 40 में एक तरफ थे गांधी जी और दूसरी तरफ थे अम्बेडकर साहब थे। तो इसमें क्या हुआ, गांधी जी कह रहे थे ग्राम पंचायत को लागू करिए, क्योंकि ज़्यादातर हिंदुस्तान है उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, और अभी भी हालांकि लगभग 70+ % जो आबादी है हमारे देश की वो गाँव में ही निवास करती है। लेकिन अम्बेडकर जी का कहना था कि ग्राम पंचायत को लागू मत करिए। गांधी जी का मानना भी अपनी जगह ठीक था और अम्बेडकर जी का, दोनों को हम नकार नहीं सकते क्योंकि दोनों बहुत विद्वान थे। गांधी जी ने कहा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 100 रुपया भेजती है एक गांव के लिए, अब वो गांव तक आते आते अगर प्रधान के पास, मतलब ग्राम पंचायत होगी तो प्रधान होगा, प्रधान के पास तक 50 रुपया आता है। अगर उस 50 रुपया में अगर 30 रुपया भी अगर खा जाता है प्रधान, तो 20 रुपया तो गाँव वालों को मिलेगा, गाँव वालों के विकास में आएगा। लेकिन अगर ग्राम पंचायत ना बनी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी गाँव के लिए पैसा अलॉट किया और वो गाँव तक पहुँचेगा ही नहीं जब कोई गाँव का कुछ होगा नहीं। इसलिए क्या हुआ, इसीलिए 2 अक्टूबर को ही सबसे पहले जो पंचायती राज बना था वो राजस्थान में गांव बना था। राजस्थान जो पहला प्रदेश है वो उसने क्यों किया, 2 अक्टूबर को ही क्यों किया था? क्योंकि गांधी जयंती थी, इसलिए 2 अक्टूबर से ही लागू कर दिया था। राजस्थान वो पहला राज्य था जिसने ग्राम पंचायत मतलब पंचायती राज का शुरुआत की थी। ठीक। अनुच्छेद 41 क्या बात करता है उसको देखते हैं। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता काम
शिक्षा प्राप्त करना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांगों को साइकिल, मतलब ये सब जो है डीपीएसपी में सरकार की अभी बात की थी कि जो गवर्नमेंट है उसकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है कि वो डीपीएसपी मतलब ये वाले अधिकार व्यक्तियों को देगी या नहीं देगी, क्योंकि आप कोर्ट तो जा नहीं सकते। ऐसा ही क्या होता है, जो अखिलेश यादव साहब थे वो वृद्धों को हर महीने 500 रुपया भेजा करते थे। योगी जी जब से आए हैं उन्होंने बंद कर दिया है, लेकिन वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन मिलती है, विकलांगों को पेंशन भी आती है और साइकिल वगैरह भी देती है। लेकिन क्या होता है, ये सरकार के पास कितना पैसा है और उसको कैसे करके खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है, ये सब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। फिलहाल अनुच्छेद 41 में आता है, मतलब जो सहायता दी जाती है लोगों को उसकी बात करता है। अनुच्छेद 42 में क्या है, अनुच्छेद 42 क्या कहता है, अनुच्छेद 42 में न्याय संगत कार्य को मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, जैसे गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम ना करना, मतलब एक प्रेग्नेंट महिला है उससे ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं ले सकते। और उसी के साथ साथ क्या करता है, जो सहायता प्राप्त करता है, सहायता प्राप्त करने का तरीका जैसे आंगनवाड़ियों में उनको पोषण वाला जो पोषाहार मिलता है वगैरह जो उन लोगों को वो खाने के लिए देती है, ये सब क्या है डीपीएसपी ही है। तो अनुच्छेद 49 अनुच्छेद 42 बात करता है जो न्याय संगत कार्य हैं उनको मनोचित दशा दी जाए और जो प्रसूति सहायता है वो भी उपलब्ध कराई जाए। उसमें एक उदाहरण लिखा हुआ है, गर्भवती महिलाओं के द्वारा कठोर शारीरिक श्रम ना कराना। अनुच्छेद 43 किस पे बात करता है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 43 है निर्वाह योग्य मजदूरी, अर्थात इतना वेतन दिया जाए कि इसका किसी भी व्यक्ति का परिवार चल सके, ये अनुच्छेद 39 में बात करता है। ठीक, तो फिर आता है अनुच्छेद 39 का क। 39 के क में क्या बात करता है, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की जो है वो भागीदारी होनी चाहिए। उसके आगे क्या है, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में बात करता है समान सिविल संहिता, अर्थात सभी धर्मों के लिए विवाह एवं तलाक की शर्तें समान होंगी, भले ही विवाह की जो रीतियां हैं वो अलग अलग क्यों ना हो, मतलब समान सिविल संहिता है होगी। उसमें जो विवाह, इसमें केवल एक बात विवाह और तलाक की कही गई है कि उसकी शर्तें हैं जो समान होंगी, समान सिविल संहिता। लेकिन क्या है, हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सभी धर्मों को अपने अपने अलग महत्व हैं, सबको अलग अलग फ्रीडम है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, माइनॉरिटीज़ को वगैरह सभी को दी गई है। तो इसलिए जो समान सिविल संहिता है उसमें धर्म की हर चीज़ को नहीं जोड़ सकते। उसी में एक नोट लिखा हुआ है, क्या लिखा है, अपराध के कानून, जो कोई भी क्रिमिनल होता है अगर कोई क्राइम करता है तो उसमें जो कानून होता है उसको क्या कहते हैं, दंड संहिता, जबकि चुनाव का कानून होता है उसको कहते हैं आचार संहिता। अब आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का स्वास्थ्य का ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। जिसमें क्या होता है, अभी आंगनवाड़ी जहाँ भी चलते हैं, जहाँ जितनी जगह है सब में आंगनवाड़ी चलता है, उसमें सभी में 6 वर्ष से कम के बच्चों की ट्रैकिंग चलती है, हर महीने चलती है। उसकी ट्रैकिंग में जाता है कि कितने बच्चे स्वस्थ हैं, कितने बच्चे थोड़े स्वस्थ हैं या कितने बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं या फिर जो भी है। फिर उनके लिए सरकार क्या करती है, अपनी तरफ से पैसा खर्च करके उनका इलाज कराती है, उनको पोषाहार प्राप्त कराती है। ये सब क्या है, अनुच्छेद 45 में आया। और इसी में एक बात और क्या है, 6 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या हुआ कि सरकार, शिक्षा है वो बहुत ज़रूरी है, तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अब अनुच्छेद 45 में भाग 4 में था, ये भाग 4 में होने का मतलब है डीपीएसपी में था। डीपीएसपी में होने का मतलब है कि सरकार की अगर मर्जी होगी तो शिक्षा देगी, अगर नहीं मर्जी होगी तो शिक्षा नहीं देगी। इसलिए कि फिर क्या हुआ, 76वां संविधान हुआ जो 2002 में हुआ, 86वां संविधान संशोधन हुआ जो 2002 में। उसमें क्या किया, जो शिक्षा का अधिकार था वो शिक्षा का अधिकार अभी तक क्या थे, डीपीएसपी था, राज्य का अधिकार था कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देगी या नहीं देगी, ये राज्य के अधिकार में था। लेकिन जब संविधान संशोधन हुआ 2002 में, तब उसको क्या कर दिया, फंडामेंटल राइट्स में ले गए। फंडामेंटल राइट्स में जाने का मतलब ये है, उसको 21 के कौ में जोड़ा। 21 के कौ में जैसे ही पहुंचा, अब कोई भी व्यक्ति अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नहीं मिलती है, अगर कोई भी गवर्नमेंट संस्था जैसे गवर्नमेंट स्कूल है उसमें अगर 6 से 14 वर्ष के बच्चों का एडमिशन लेने से मना कर दे, तो आप सीधे क्या है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारा वो उस बच्चे का फंडामेंटल राइट्स है, और फंडामेंटल राइट्स कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता, ना ही छीन सकता है। समझ गए? अब आगे समझते हैं।
अनुच्छेद 46 में रिजर्वेशन की बात है। SC ST और OBC इनके जो है इन लोगों के लिए क्या विशेष आरक्षण की बात करी गई थी, क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो SC के लोग थे, ST के थे या OBC के थे, ये लोग बहुत पिछड़े हुए थे, गरीब थे, तो उनको सबको एक लेवल में लाना यही था उनका सब सामाजिक न्याय था। सबको आर्थिक न्याय भी मिले, सामाजिक न्याय भी मिले सबको, इसी वो यही सब बात करता है DPSP। इसलिए अनुच्छेद 46 में रिजर्वेशन की बात थी। अनुच्छेद 47 क्या कहता है? अनुच्छेद 47 में लिखा है सरकार है वो पोषण युक्त, ये है पोषण युक्त जो आहार है वो उपलब्ध कराएगी, और जो नशीली दवाएं हैं, शराब हैं, उन सब पे प्रतिबंध लगाएगी। लेकिन क्या हुआ, अनुच्छेद 47 उस समय पूरा लागू नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उस समय हमारे पूरे हिंदुस्तान को नशेड़ी बना दिया था। उनको इतना ड्रम भर भर के शराब पिलाया कि उनको कुछ दिखता नहीं था। इसलिए क्या हुआ, उस समय ये लागू नहीं हुआ। लेकिन अब क्या है, जैसे बिहार में शराब बैन कर दिया, नशीली दवाइयों को बैन कर दिया, जैसे इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं। एक खांसी की दवा आती थी, क्या नाम था उसका, चलो जो भी नाम था, फिलहाल उससे भी नशा करते थे लोग, तो उसको भी बैन कर दिया। इसलिए क्या है, ये सरकार अनुच्छेद 47 में जो आता है उसको प्रतिबंध लगा सकती है, क्योंकि ये DPSP में है। उसका मतलब राज्य का अधिकार है उस पर कि अगर वो चीज़ अगर लोक हित में, मतलब जो समाज के अगर हित में नहीं है तो उसको रोक देगी। फिलहाल आगे देखते हैं इसका जो अगला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 47 का क, इसमें क्या बात करता है, 48 है। 48 में क्या बात करता है, पर्यावरण, वन और वन्यजीव की रक्षा करना सरकार का क्या होगा, कर्तव्य होगा। सरकार का कर्तव्य मतलब सरकार के अधिकारों में ही एक कर्तव्य जोड़ दिया गया, जो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। उसके बाद अनुच्छेद 49 क्या बात करता है, उसको देखते हैं। जो राष्ट्रीय स्मारकें हैं, हमारी राष्ट्रीय स्मारकें, नेशनल धरोहर, उनका क्या है, रक्षा करना भी सरकार का कर्तव्य होगा। अब DPSP है, DPSP का मतलब जो राज्य होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी वो हो, उसकी अपने दायरे होते हैं, उसके अपने अधिकार होते हैं, उसके अपने नियम होते हैं, वो सब इसी में होता है। तो इसलिए क्या, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे लाल किले को ठेके पे दे दिया, जैसे भी करके दिया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे देश का नहीं रहा, वो ठेके पे दे दिया, उसकी अच्छी देखभाल होगी और अच्छे से उसमें सब कुछ होने लगेगा, बस इसीलिए दे दिया। लेकिन जो कर्तव्य, फिर भी कर्तव्य किसका बनता है, ये जो सरकार है उसका बनता है अनुच्छेद 49 के अंतर्गत। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका से जो कार्यपालिका है उससे न्यायपालिका को अलग करने की बात किस में कही गई है, अनुच्छेद 50 में कही गई है। अनुच्छेद 49 हमारा क्या है, अनुच्छेद 49 में बात करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। मतलब जो भी मतलब राज्य होगा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो क्या होगी, जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा सुलझाना, मतलब इतने बेहतरीन ढंग से चलाना अपने राज्य को, अपने समाज को, जो भी जिसमें भी हम रहते हैं उस सबको, जो राज्य मतलब या तो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, या फिर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जैसे रेलवे विभाग है या फिर बिजली विभाग है, तो उन सबको एक मध्यस्थता में रखना, मतलब एक बैलेंस करके रखना, ताकि कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद ना बने। इस सब की बात अनुच्छेद 51 में की गई है। और इसी बात के चलते हमारा जो ये अनुच्छेद 51 है, इसी के अंतर्गत हमारा क्या, जो भारत वो UNO का सदस्य भी बन गया था। अब आगे देखते हैं जो मूल अधिकार हैं और जो नीति निर्देशक तत्व हैं। वैसे तो BN राव साहब ने कहा था, क्योंकि दोनों ही अधिकार हैं, लेकिन उनको 2 कैटेगरी में रखा गया था। अब उन दोनों में क्या अंतर है वो देख लेते हैं, ठीक, एक बार रिवीजन भी हो जाएगा और ये भी देख लेते हैं। जो हमारे मूल अधिकार हैं उनको कहाँ से लिया गया था, मूल अधिकारों को हमारे USA से लिया गया था, जबकि DPSP नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया था। मूल अधिकार भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व 4 में है। ये नैसर्गिक अधिकार हैं, ये जन्म से ही मिल जाते हैं। मतलब जो मूल अधिकार हैं, जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके मूल अधिकार शुरू हो जाते हैं, जबकि जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो नैसर्गिक नहीं होते हैं तथा सरकार की मर्जी के मुताबिक ही वो लागू होते हैं। अगर सरकार की मर्जी नहीं होगी तो वो नहीं मिलेगा। और जो हमारे मूल अधिकार हैं वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय एवं बाध्य योग्य हैं। आप अनुच्छेद 32 के अंतर्गत अगर आपके फंडामेंटल राइट्स में अगर
जरा सी भी ऊंच नीच हो रही है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब ये प्रवर्तनीय भी हैं और इस पे डिबेट भी हो सकती है। लेकिन क्या है, जो डीपीएसपी है वो ना तो प्रवर्तनीय है और ना ही बात के योग्य है। ठीक, अगला देखते हैं क्या कह रहा है। जो मूल अधिकार हैं वो सरकार की शक्तियों को घटा देता है। मतलब इसमें क्या है, जिसके भी अधिकार हैं फंडामेंटल, उसकी पावर ज़्यादा हो जाती है गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि उसको कोई बदल नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स का मामला जाता है तो वो संविधान को मानता है, और संविधान में मतलब फंडामेंटल राइट्स का ये है कि उसको कोई भी बदल नहीं सकता, ना ही छीन सकता है। लेकिन क्या होता है डीपीएसपी में, ये सरकार के अधिकारों को बढ़ा देता है, क्योंकि ये सब कुछ सरकार के ही लिए है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी राज्य हो, उससे संबंधित होता है। इसलिए वो उसकी पावर को बढ़ा देता है, इसलिए इसको धनात्मक कहते हैं। जो इसके बाद क्या है, 6 नंबर पे जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको क्या है, कानूनी मान्यता प्राप्त है। जबकि जो ये डीपीएसपी हैं इनको राजनीतिक मान्यता प्राप्त है। अब कोई भी गवर्नमेंट होती है तो वो अपने हिसाब से पैसा खर्च करती है, राज्य के मतलब जनता की भलाई के लिए ही तो बना था नीति निर्देशक राज्य डीपीएसपी। अब वो कैसे करके खर्च करती है, कहाँ खर्च करती है। मोदी जी 2-2 हज़ार रुपया सबको दे रहे हैं ज़मीन का। ऐसे ही अखिलेश यादव जी आए थे तो उन्होंने 500 रुपया महीना दिया था वृद्धों को। ऐसे ही करके जो मतलब जैसा बजट होता है सरकार के पास वैसा वो खर्च करती है, और अपने में कुछ राजनीतिक मान्यताओं को भी बढ़ाने के लिए कर सकती है। जो हमारे मूल अधिकार हैं वो निलंबित हो सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय आपात लग जाए, इमरजेंसी का वक्त हो उस समय पे, या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, तो इनको कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको निलंबित किया जा सकता है। लेकिन वो इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जो डीपीएसपी है उनको निलंबित भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अधिकार तो गवर्नमेंट के ही हैं, तो निलंबित कौन करेगा। उसके बाद क्या आता है, यहाँ व्यक्ति मतलब जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इंडिविजुअल हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है। लेकिन जो डीपीएसपी है वो समाज की भलाई के लिए बनाए गए हैं, कि उसके लिए वो अधिकार किसका है, राज्य का है। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे है मूल कर्तव्य, जिसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।